नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो खबर देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। और खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो टॉप लाइन्स की सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जी हां, जहां भारत को एक नया खजाना हाथ लग गया है। जी हां, अंडमान में गैस का ये खजाना मिला है, प्राकृतिक गैस का। और आखिर ये कौन सी गैस है और किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगी और इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इसके साथ ही इस खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, मिल गया है पेट्रोल का तोड़। जी हां, E85, आखिर E85 क्या है और क्यों इसे बताया जा रहा है कि ये प्रदूषण से निपटने में भी मददगार होगा, पेट्रोल से सस्ता होगा, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकर इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, ग्रोथ का दम और भारत नंबर 1 बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां दुनिया के तमाम देश वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार अपना ग्रोथ इंजन बरकरार बनाए हुए है, बताएंगे इसके बारे में भी। लेकर इसके साथ ही एक और प्रमुख खबर राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पश्चिम बंगाल में बागियों के दिल में अब ममता बनर्जी नहीं है। सत्ता परिवर्तन के बाद में बागियों की जो संख्या है वो लगातार इस समय बढ़ती जा रही है टीएमसी के अंदर और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं टीएमसी के ऊपर खासतौर पर पड़ रहा है। हालांकि टीएमसी इसको लेकर सफाइयां भी दे रही है, तो करेंगे इसको लेकर भी चर्चा विस्तार से। इसके साथ ही जो सबसे पहले प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात उस बड़ी कामयाबी की जिसने भारत की ऊर्जा ताकत को एक नई उड़ान दे दी है। समंदर की गहराइयों से निकला है ऐसा खजाना जो आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर बदल सकता है। जी हां, अंडमान के समुद्री इलाके में प्राकृतिक गैस का ये बड़ा भंडार मिला है और ये सिर्फ एक खोज नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मिशन की बड़ी जीत माना जा रहा है। उसके जरिए भारत अब ऊर्जा के मामले में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि भविष्य का मजबूत खिलाड़ी बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इसकी जानकारी दी है खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भविष्य में देश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। जानेंगे इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत को मिला गैस का खजाना। तो जी हां, भारत को ये गैस का खजाना इस समय मिल चुका है, जहां अंडमान में प्राकृतिक गैस का ये पूरा भंडार इस समय मिला है। पूर्वी तट के पास प्राकृतिक गैस की पुष्टि हुई है और श्री विजयपुरम 3 कुएं में गैस मिली है, ये जो प्राकृतिक गैस है। और इसके साथ ही इंडिया ऑयल लिमिटेड को ये सफलता हासिल हुई है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा जो है भारत की वो और मजबूत होती हुई आगे आने वाले समय में नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही भारत के जो नए गैस हॉटस्पॉट हैं वो भी आपको बता देते हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि भविष्य में अगर हम देखें तो ऊर्जा सुरक्षा तो मजबूत होगी ही। इसके साथ ही जो भारत के नए गैस हॉटस्पॉट हैं वो भी आपको 2015 के बाद 172 हाइड्रोकार्बन की खोज भारत के अंदर हुई है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑफशोर में कुल 62 क्षेत्र ऐसे मिले हैं जहां पर ये प्राकृतिक गैस है। और इसके साथ ही 62 क्षेत्र के अलावा मुंबई ऑफशोर बेसिन की अगर हम बात करें तो वहां पर सूर्यमणि, और मुंबई ऑफशोर बेसिन में अगर हम देखें तो वज्रमणि केजी बेसिन, यद्दपल्ली एक अंडमान बेसिन और बंगाल अराकाना सेंटीमेट्री सिस्टम भी वहां से मिला है। तो सीधे तौर पर एक बड़ी खोज के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। तापस, इस प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विदेशों पर जो निर्भरता है भारत की वो कम होगी और इसके साथ ही भारत उपभोक्ता नहीं बल्कि मजबूत खिलाड़ी बनता हुआ नजर आएगा। तापस, इसमें दो चीजें बहुत अहम है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने 2025 में समुद्र मंथन मिशन की घोषणा की थी, जिसके तहत हमारा जो बेसिन एरिया है, चाहे वो अंडमान के हैं, चाहे वो मुंबई की तरफ या जो आंध्र प्रदेश की तरफ जो केजी बेसिन है उसकी बात करें या बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इन पूरी जगहों पे खोज और एक्सप्लोरेशन की बात की गई थी। अभी करीब करीब 165 के करीब ऐसे जगह हैं जहाँ पे खोज की गई है। उन जगहों को बढ़ाने की बात की गई, एक्सप्लोरेशन करने की बात कही गई है
कि 1000 से ज्यादा एक्सप्लोरेशन की जाए, क्योंकि जब तक एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, जो मैपिंग नहीं की जाएगी, सिस्मिक मैपिंग, तो पता लगाना मुश्किल है। तो जी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये विजयवाड़ा 3 में जो ब्लॉक है वहां पे पाया गया है। ऑयल इंडिया ने इसकी खोज की है। अभी उसको क्या कहते हैं कि उसको पता करना पड़ेगा कि उसमें कितना गैस है, वो कहाँ से आया है, वो कितना किस तरीके से उसको ऐसा नहीं कि गैस की खोज होगी तो वहीं पे लगा के उसके कितना वहां पे गैस मिल सकता है, वो कमर्शियली वायबल है कि नहीं, वो कमर्शियली उसको निकाला जा सकता नहीं। जी। ये सारी जो प्रक्रिया है 3 से 5 साल लग जाते हैं कम से कम, तो ये भी समय है। लेकिन बहुत बड़ी खोज है ऑयल इंडिया के एक्सप्लोरेशन से जरिए। और हमने ये देखा है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, समुद्र मंथन मिशन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और ये जो हमारा पूरा जगह है, अंडमान से जी। लेके हैदराबाद कोस्टल एरिया, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके के बिल्कुल। खनिज मिलने की उम्मीद है। सिस्मिक प्लानिंग मैपिंग की जी गई है। तापस। और ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब चीजें। तो इसके साथ ही कहना तापस, अगर इससे खजाने की बात जब हम कर रहे हैं तो इससे अर्थव्यवस्था को किस तरीके से फायदा होगा और साथ ही जो आम लोग, जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, तो उनको किस तरीके से फायदा मिलेगा इस खजाने से? तो बहुत महत्वपूर्ण है कृतिका। मैं आपको बताता हूँ, पहला कि हम लोग करीब करीब 90% जो क्रूड ऑयल है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो वो जी। जो वो आपने देखा जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो किस हद तक ये इम्पैक्ट किया भारत की अर्थव्यवस्था को। तो सबसे पहले तो वो निर्भरता खत्म हो जाएगी जी। बहुत हद तक। मैं ये नहीं कहता कि पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अगर हम लोग इस तरीके से एक्सप्लोरेशन करते रहे और एक के बाद एक हासिल करते रहे, जैसे इससे पहले राजस्थान में भी पाया गया, अभी विजयवाड़ा 2 में भी पाया गया, तो अगर इस तरीके से तो बहुत हद तक ये निर्भरता खत्म हो जाएगी। दूसरी, हम लोग ये जो बाहर से क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो उसकी पेमेंट करते हैं हम लोग डॉलर में। तो डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डॉलर इस तरीके से चला जाता है तो, और हम देख पा रहे हैं कि जो डॉलर रूपी का जो डिप्रिसिएशन है वो भी इसका बहुत बड़ा एक कारण है कि हम देख जी। पा रहे हैं कि प्राइसेस जो है इतने बढ़ रहे हैं। तो अगर ये कम होता है तो हमें डॉलर इतनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहां पे भी भारत की इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलेगा। बाहर की इकोनॉमी बहुत हद तक एनर्जी अभी ग्रोइंग कर रही है। हमने कहा 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो उसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है और ये एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हम लोग बाहर से ले रहे हैं। और अगर ये एनर्जी हम कम कर पाते हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जोर दिया जा रहा है और अपने खुद के गैस और क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन करने की बात की जाए, ये सब चीजें अगर हो जाए तो हम देख पाएंगे कि भारत बहुत जल्द विकसित भारत बनने में कामयाब होगा। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ हम रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल का असर ग्लोबल मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है और ऐसे दौर में भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। जी हां, सरकार ने आधिकारिक तौर पर E85 फ्यूल लॉन्च कर दिया है। यानी अब भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि विकल्प तैयार करने वाला देश भी बनता दिख रहा है। और सरकार का यह भी कहना है कि ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से देश अब तक 1.85 लाख करोड़ रुपए की बचत कर चुका है और यही वजह है कि अब एथेनॉल मिशन को नई रफ्तार दी जा रही है। अब आखिर ये E85 फ्यूल क्या है, कैसे ये काम करता है, किन किन वाहनों में इसे डाला जाएगा, बताएंगे इस खबर के बारे में और साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले आपको बताते हैं, मिल गया पेट्रोल का सस्ता विकल्प। जी हां, पेट्रोल का एक नया तोड़ इस समय मिल चुका है, सस्ता तोड़, जहां एथेनॉल क्रांति का नया अध्याय लिखा जा रहा है और भारत में E85 फ्यूल की लॉन्चिंग की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया है। रेगुलर पेट्रोल से अगर हम देखें तो करीब 20 रुपए ये सस्ता पड़ेगा आपको और इसके साथ ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। करीब 5000 फ्यूल स्टेशन इसके शुरू किए जाएंगे और उम्मीद है कि 2027 तक शुरू करने का इसका टारगेट इस समय रखा गया है कि इसके स्टेशन 2027 तक 5000 स्टेशन इसके शुरू किए जाए। इसके साथ ही आखिर ये E85 फ्यूल क्या है वो भी आपको बता देते हैं एकदम आसान शब्दों में कि पेट्रोल का ये सस्ता और स्वदेशी विकल्प है E85, यानी कि 75% इथेनॉल और मात्र 15% पेट्रोल। अब ईंधन में इथेनॉल की रिकॉर्ड हिस्सेदारी और इसके साथ ही E20 के मुकाबले अगर हम देखें तो 4 गुना ज्यादा इथेनॉल की मात्रा होगी इसमें। देसी संसाधनों से ये तैयार होने वाला ईंधन होगा और खास तौर पर प्रदूषण या पर्यावरण की, जिसके हम लगातार जिक्र करते हैं, पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प के तौर पर E85 फ्यूल को
देखा जा रहा है। तो E85 फ्यूल क्या है और कैसे आपके लिए, खुद के लिए फायदेमंद होगा, वो भी आपको बता दें कि आखिर किस किस वाहनों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक नजर उस पर भी डालते हैं कि आखिर किन किन वाहनों में इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि E85 फ्यूल अगर हम देखें तो ये फ्लेक्स फ्यूल जो है वो वाहनों में चलेगा और आम पेट्रोल वाहनों में उपयोग इसका अभी संभव नहीं है। E85 के लिए खास तौर पर तैयार इंजन ही जरूरी होगा और इसके लिए अगर हम देखें तो हीरो ने E85 सपोर्ट वाली बाइक भी लॉन्च कर दी है और बाइक्स के इंजन में 39 बड़े बदलाव किए गए। बाइक्स की परफॉर्मेंस इससे बेहतर बनेगी, तो पर्यावरण के लिए भी ये जरूरी है और इसके साथ ही पर्यावरण में प्रदूषण में आपको कहीं ना कहीं कम करने में मदद मिलेगी। और जो लागत आ रही है, जो हम पेट्रोल खरीद रहे हैं उसकी लागत और E85 फ्यूल की लागत में भी आपको कम मिलेगी, यानी कि बचत भी होगी, पर्यावरण से सुरक्षा भी मिलेगी, प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा। तो E85 फ्यूल के कई सारे फायदे हैं। भारत को सीधे तौर पर जो फायदा है वो आपको बता दें, क्योंकि नेट जीरो लक्ष्य की दिशा जो है उसमें एक बड़े कदम के तौर पर E85 को देखा जा रहा है। पेट्रोल की खपत में कमी आएगी E85 फ्यूल के जरिए। तेल आयात पर जो निर्भरता है हमारी, जो दूसरे देशों पर निर्भरता है, वो भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही किसान और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर E85 से फायदा मिलेगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा इसके जरिए मिलेगा। तो E85 फ्यूल जिसे लॉन्च कर दिया गया है सरकार की तरफ से और बहुत जल्दी इसके लिए अब जो कमर्शियल वाहन है, जो गाड़ियां हैं, वो भी इसके लिए शुरू की जाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं, हम करेंगे। अंकित, जहां मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों के बीच भारत के लिए ये कदम आखिर कितना रणनीतिक इस समय माना जा रहा है और साथ ही E85 फ्यूल प्रदूषण को कम करने में किस तरीके से हेल्प करेगा? देखिए, साफ तौर पर से माना जा रहा है कि भारत से बड़ी फैक्टरों को लेकर के कहीं ना कहीं हो गया, यानी जो मिश्रण है और अब सरकार कोशिश कर रही है कि एक तो ये उन्हीं गाड़ियों में डाला जाएगा जो कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होंगी, यानी कि आपको बदलता है इस गाड़ी को ठीक है अंकित, तो सीधे तौर पर एथेनॉल क्रांति का जो ये नया युग है वो इस समय शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि E85 अब सरकार की तरफ से लॉन्च किया जा चुका है, जो कि लागत में भी आपको सस्ता पड़ेगा और इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने में भी इसके जरिए सीधे तौर पर मदद मिलती हुई नजर आएगी। और अभी आगे आने वाले समय में अगर हम देखें तो जो वाहन है उनमें भी बड़ा बदलाव करने की उम्मीद है और वो बदलाव करने के बाद में E85 फ्यूल को उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जहां युद्ध, महंगाई, सप्लाई चेन संकट और कच्चे तेल की उथल पुथल से जूझ रही हैं, तो वहीं भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये रुकने वाला भारत नहीं है, बल्कि दौड़ता हुआ भारत है। तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7%, चौथी तिमाही में 7.8% की दमदार बढ़त। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जो संकट में भी अवसर तलाशना बखूबी जानता है। निर्माण से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, एक्सपोर्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर सेक्टर अब भारत की आर्थिक ताकत का इंजन बनता दिख रहा है। भारत के इस ग्रोथ इंजन आखिर कौन से हैं वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत की इकोनॉमी में बूम। तो जी हां, जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो इस समय कहीं ना कहीं बेअसर साबित होती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का
जो दमदार असर है वो इस समय देख रहा है। 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 7.7% ये रही। चौथी तिमाही में ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई और सांकेतिक जीडीपी का आंकड़ा अगर हम बात करें तो 8.9% ज्यादा बढ़ा है। देश की कुल इकोनॉमी 346.36 लाख करोड़ और रियल जीवीए की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो दर्ज की गई है 7.9%। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है उसमें एक जबरदस्त उछाल और ये बूम देखने को मिला, जहां दुनिया भर के जो बाकी देश हैं वो इस समय कई सारी तमाम चुनौतियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वैश्विक संकट है और तमाम चीजें हैं, लेकिन इन सबके बीच भारत का ये अच्छा और दमदार प्रदर्शन जो दिखाता है कि भारत किस तरीके से हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहा है और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसके साथ ही ग्रोथ के दमदार इंजन की अगर हम बात करें तो वो कमर्शियल वाहनों की बिक्री की, जिसमें कमर्शियल वाहनों की बिक्री 12.6% तक बढ़ी है। देश में सीमेंट का उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो बढ़ी है 8.7%। कुल स्टील खपत, जो स्टील इस्तेमाल हो रही है, उसमें 8% का इजाफा हुआ है। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाहनों का रजिस्ट्रेशन जो कि 18.3% बढ़ा है और कुल मिलाकर देश का जो कुल एक्सपोर्ट है वो भी अच्छी खासी बढ़त हुई है, उसमें 9.3% तक ये बढ़ा है। तो ग्रोथ के आखिर दमदार इंजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये अच्छी जीडीपी दर्ज की गई है वो हमने आपको बताई, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे से भी अच्छी खबर सामने आई, जहां मजबूत विकास और इसके साथ विश्वास कहीं ना कहीं झलकता है। 2024-25 की हम बात करें तो 7.1% रही। पिछले साल 2025-26 में 7.7% और मौजूदा वित्त वर्ष में 2025-26 की जब हम बात कर रहे हैं तो 7 से 8% चौथी तिमाही में रही। तो कुल मिलाकर लगातार मजबूत विकास ये झलक रहा है। जो तमाम कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनका ये जीता जागता असर इस समय जो जीडीपी पर पड़ रहा है, जहां दुनिया भर के जो बाकी देश है वो इस समय तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत लगातार जो उसकी जो विकास की रफ्तार है वो बढ़ती हुई इस समय नजर आ रही है। और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां पश्चिम बंगाल से, जहां कभी बंगाल की राजनीति में लोहे के सीधे तौर पर हम कहें तो लोहे की दीवार मानी जाने वाली टीएमसी इस समय अब अंदरूनी कलह की आग में झुलसती नजर आ रही है। जिस पार्टी में ममता बनर्जी का एक ही इशारा आदेश माना जाता था, आज वहीं पर सवाल उठ रहे हैं नेतृत्व पर, संगठन पर और पार्टी के भविष्य पर। जी हां, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक चर्चा सिर्फ एक कि क्या टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या फिर सत्ता की कुर्सी से हटते ही पार्टी में शुरू हो गया है अपनों का विद्रोह। ममता बनर्जी की अहम बैठक में मात्र 8 विधायक और 6 सांसद ही पहुंचे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर अपनी सफाई भी दी और यह भी कहा कि बैठक में सभी नेताओं को नहीं बुलाया गया था, लेकिन सवाल फिर भी वही कायम है। उधर टीएमसी के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अब एक और सांसद ने बगावती तेवर दिखा दिए। आखिर कौन से हैं ये सांसद वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी सौरभ से। उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी में बगावत का बिगुल। तो टीएमसी में बगावत का ये बिगुल इस समय बजता हुआ नजर आया, जहां बैठक हुई और इस बैठक में मात्र 8 एमएलए ही पहुंचे। नेशनल वर्किंग कमेटी में 6 सांसद मौजूद, कई विधायकों के फोन बंद रहे, ये जानकारी इस वक्त मिली है और इसके साथ ही टीएमसी को इसको लेकर सफाई भी देनी पड़ी। बैठक में सभी को नहीं बुलाया गया, ये बात टीएमसी ने कही और इसके साथ ही इंडी गठबंधन की बैठक पर भी नजर और ममता बनर्जी इसमें शामिल होंगे। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, या यूं कहें कि टीएमसी जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता से हटी है, तब से लगातार जो उनकी टीम है वो टूटती नजर आ रही है। एक के बाद एक जो बैठकें हुई हैं टीएमसी की, उसमें से जो विधायक हैं, विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। और जो आखिरी बैठक हुई टीएमसी की, उसमें मात्र 8 विधायक ही पहुंचे और 6 सांसद पहुंचे। आखिर कौन कौन से सांसद पहुंचे वो भी आपको बता दें, किसने कितना साथ दिया। एमएलए की अगर हम बात करें यानी कि विधायकों की, तो बीना मॉडल इसमें पहुंची, अशीमा पात्रा इसमें पहुंची हैं और इसके साथ ही मदन मित्रा, कुणाल घोष, फिरहाद हकीम और शोभन देव चट्टोपाध्याय, विमान चटर्जी और इसके साथ ही अशोक कुमार देव, ये वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही 6 सांसदों की अगर हम बात करें तो 6 सांसदों में डोला सेन, माला रॉय, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय, ये 6 सांसद और साथ ही 8 विधायक इस मीटिंग में पहुंचे। और जब
सत्ता परिवर्तन के बाद जब पहली बैठक हुई थी तो इसमें ये संख्या बढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बैठकों का दौर ये चला, संख्या विधायकों की और सांसदों की कम होती नजर आई है। ये कहा जा सकता है कि टीएमसी जो है वो इस वक्त एक बड़े बवंडर में फंस गई है। आंकड़ों में कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो बिखरती हुई दिख रही है, लेकिन टीएमसी है वो कह रही है कि नई बैठक में हमने ज्यादा लोगों को बुलाया ही नहीं है। रिजल्ट के बाद जो नतीजे आए विधानसभा के चुनावों के, उस रिजल्ट के बाद में ये बड़ी टूट दिखाई दी और इसके साथ ही एमएलए अभिषेक बनर्जी से नाराज है कहीं ना कहीं, और अभिषेक बनर्जी पर अहम बैठक जो बुलाई गई वो भी कैंसिल, और 80 में से मात्र 20 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे थे। 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे और अब तो ये संख्या और कम हो चुकी है। ये संख्या अब आ गई है 8 पर। कोरम पूरा ना होने पर इस बैठक को रद्द कर दिया गया, क्योंकि जब 80 विधायक बुलाए गए और सिर्फ 20 पहुंचे तो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे, जिसके बाद में इस बैठक को ही रद्द कर दिया जाता है। 58 से 60 विधायकों ने बगावत कहीं ना कहीं अब कर दी है, और इसके साथ ही ममता बनर्जी को अब एक और बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है, और ये झटका लग रहा है फिरहाद हकीम, जिन्होंने अपना पद इस समय छोड़ दिया है। कोलकाता मेयर पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही ऋतव्रत बनर्जी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। 100 से ज्यादा टीएमसी पार्षदों ने अब दामन जो है वो छोड़ दिया है। काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव भी इस समय देख रहे हैं। हालांकि हाल ही में ममता बनर्जी की तरफ से कई सारी जो कमेटियां हैं टीएमसी की, उन्हें भंग कर दिया गया था और कहा था कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक ये कमेटियां भंग रहेंगी। और इसके साथ ही ऋतव्रत पर अब टीएमसी जो है वो कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी इस समय कर रही है। ऋतव्रत को लेकर के अगर हम देखें तो लीडर ऑफ पार्टी बनाने का फैसला अवैध है, ये बात टीएमसी कह रही है, और टीएमसी अब इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करती हुई भी नजर आएगी। हालांकि इस दौरान अगर हम देखें तो जो स्पीकर की तरफ से फैसला दिया गया, स्पीकर के फैसले को चुनौती इसको लेकर दी जाएगी हाईकोर्ट में, और सोमवार को कोर्ट का रुख करती हुई टीएमसी इस समय नजर आएगी। तो ऋतव्रत पर टीएमसी की तरफ से ये कानूनी वार, और इसके साथ ही कल्याण बनर्जी ने भी ऋतव्रत पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। दरअसल कल्याण बनर्जी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और स्पीकर के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो अभिषेक बंदोपाध्याय है, यूथ तृणमूल कांग्रेस का लीडर प्रेसिडेंट साइनी घोष ने हुआ है। महिला तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट माला राय हुआ। तृणमूल छात्र परिषद का प्रेसिडेंट प्रियंका अधिकारी ने हुआ। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है। उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे। तो कहीं ना कहीं टीएमसी इस वक्त कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में इस समय है, और इसके साथ ही ममता बनर्जी पर बागी विधायकों का भी दबाव है। अभिषेक की अगर हम बात करें, अभिषेक बनर्जी जिनको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे पार्टी के अंदर ही, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये पूरी बगावत हुई है, उनका महासचिव का जो पद है वो अभी भी बरकरार है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी का भी पद बरकरार है टीएमसी में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव। डेरेक ओब्रायन की अगर हम बात करें तो वो भी अपने पद पर बरकरार है, संयुक्त सचिव का पद उनको, और इसके साथ ही डोला सेन जो कि संयुक्त सचिव, और चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष, सायोनी घोष युवा टीएमसी के अध्यक्ष, और माला रॉय महिला टीएमसी की अध्यक्ष ने उनका जो पद है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन इसमें सबसे मेन बात अगर हम देखें तो अभिषेक बनर्जी, जिनको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जिनकी वजह से पार्टी में कहीं ना कहीं टूट पड़ रही है, उनका पद अभी तक बरकरार रखा हुआ है टीएमसी ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो उनकी टीएमसी में तो फूट इस समय पड़ ही चुकी है, और उसकी वजह जो खासतौर पर नजर आ रही वो है अभिषेक बनर्जी। अब ऐसे में ममता बनर्जी के पास में दो ही ऑप्शन, या तो वो अभिषेक बनर्जी का साथ दे या फिर पार्टी का। कृतिका, देखिए ये सवाल का जवाब कल की जो नए सिरे से टीएमसी ने अपना दल की जो साझा किया है, दल को जो नए नए पद मिले हैं, नए नए लीडर, उसमें देखा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी अब सिर्फ अकेला महासचिव नहीं रहे, उनके साथ साथ उनके दो डेप्यूटी दिए गए हैं, एक डेरेक ओब्रायन और दूसरा डोला सेन। ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जाके अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो विधायक सांसदों में जो नाराजगी है उसको कम करने के लिए, उस पर मलहम लगाने के लिए ये कदम ममता बनर्जी को उठाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जाके जो दबाव
विधायकों ने पहले शुरू किया था, अब वो दिखने मिल रहा है कि अभिषेक बनर्जी वो पूरी तरह से तो झुके नहीं। अभिषेक बनर्जी को पार्टी से नहीं हटाया, पार्टी के सारे पद से तो उन्होंने रिमूव नहीं किया, क्योंकि सब विधायकों का तो यही कहना था कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में उनको रहना नहीं है, वो ममता बनर्जी को लीडर मानती थी, तो उनके साथ दो पीढ़ी जुड़े गए। और दूसरी बात है ये है कि इसके बाद भी जो विधायक के नक्शे कदम पर सांसद भी चलेंगे, इस बात को टाला नहीं जा रहा है, बल्कि ये सुना जा रहा है कि अगले सोमवार को दिल्ली में एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकता है। जैसे बंगाल में देखा गया कि बंगाल के असेंबली के स्पीकर के पास ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायक ने सिग्नेचर करके उनका एक लेटर जमा किया, वैसा ही दिल्ली में भी कुछ हो सकता है। ऐसी अटकलें तेज है और इसमें कहा जा रहा है कि 28 लोकसभा के और 13 जो राज्यसभा के सांसद है टीएमसी के, उनमें से 28 में 20 करीब 20 सांसद वो जुटा पाए हैं और काकोली घोष दस्तीदार को, जैसे यहाँ पर ऋतव्रत वहां पर काकोली घोष दस्तीदार को लीडर मानकर कुछ चिट्ठी जमा कर सकते हैं। और इस लिस्ट में कौन कौन सांसद है, इस लिस्ट में काकोली घोष दस्तीदार सुगंधी शेखर राय तो एकदम ओपन फोरम में बात कर रही है। इसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री से जिनको ममता बनर्जी ने लाया था, जैसे शताब्दी राय, जून मालिया, मिताली बाग फिल्म से नहीं है, मिताली बाग पॉलिटिक्स से ही है, लेकिन इनको लेकर अटकलें तेज है। ऐसे बहुत सारे नाम सुने जा रहे हैं कि जो ऋतव्रत जैसे यहाँ पर विधायकों की जो लिस्ट बनी थी, जो 58 विधायक, वहां पर एक लिस्ट बन सकती है। फाइनली वो आंकड़ा क्या होगा वो देखने को मिलेगा। यहाँ तक कल्याण बनर्जी का कहना है कि सौगत राय, माला राय, शालिनी घोष, ये जो सारे नाम है ये उनके साथ ही है, ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, ये है जी महुआ मोइत्र, ये सब उनके साथ है। लेकिन बाकी का क्या है वो देखने को मिलेगा, उस सोमवार को सीधी और स्पष्ट होगा। बिल्कुल, आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।